यूएसए जो टैरिफ लगा रहा है, क्या इम्पैक्ट कुछ पड़ेगा, कोई मेजर इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर? 4 से 6 महीने में अमेरिका विल इम्प्लोड, अमेरिकन कंज्यूमर्स विल सफर सो मच, अमेरिकन सिस्टम विल सफर सो मच। वैसे भी इलीगल है। जैसे हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बात कर रहे थे, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हम है नहीं है, अभी फोर्थ है। वो अभी फोर्थ हुए नहीं है, अगले साल शायद हो जाए, लेकिन अगर रुपया गिरता रहा तो अगले साल भी नहीं होगा। व्हाट इज द एग्जैक्ट रोल ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी इन द सिस्टम? फाइनेंस मिनिस्टर बजट स्पीच पढ़ता, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं लिखता, वो लिखी जाती है फाइनेंस सेक्रेटरी के द्वारा। करप्शन इंडेक्स के हिसाब से 80 कंट्रीज में 96th रैंक पर है इंडिया। इतने रिफॉर्म्स के बाद भी इतने सारे इंटेलिजेंट माइंड्स बाहर चले जाते हैं, कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को बहुत हैम्पर करता है। $40 बिलियन की एफडीआई है और $120 बिलियन की रेमिटेंस। ये रेमिटेंस कौन भेजता है? जो भारतीय बाहर है। लोगों के जाने इस पे बिल्कुल भी चिंता मत करिए, इसको एक्चुअली एनकरेज करना चाहिए, वो देश के हित में। रुपया गिरता जा रहा है, डॉलर से काफ़ी नीचे है, यूरो से काफ़ी नीचे है, बहुत सारी करेंसी से काफ़ी नीचे है। अमेरिका में गोल्ड की प्राइस 71 में $35 पर आउंस थी, आज $3500 पर आउंस हो गई। तो इवन अमेरिकन डॉलर 100 गुना कमजोर हुआ। 2021 का जो सेंसस था वो स्किप कर दिया गया। कैसे सही बजट बन रहे हैं, वेलफेयर के लिए सही बनाया जा रहा है हिसाब किताब? ह्यूज लोन्स हैं इंडिया के ऊपर, हर साल हम लेते जा रहे हैं। कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है तो हम लोन ले लेते हैं, इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से हिंदुस्तान की कंडीशन को देखें और उतना टैक्स करें, समझिए 60-70% और बढ़ जाए। लोग जब आते हैं बाहर के देशों से, दे लव आवर कंट्री कि हाँ यार इधर सब कुछ है। हमारे देश में तो सिर्फ माउंटेन्स होते हैं, तुम्हारे देश में हर चीज है, बट फिर भी टूरिज्म नहीं है। हिंदुस्तानी आदमी एक्चुअली बहुत अच्छी तरह से सर्विस नहीं करता। हमारी पासपोर्ट इंडेक्स में जो हमारी रैंकिंग है वो इतनी पुअर क्यों है? डंकी रूट से जा रहे हैं। अगर उनका ट्रस्ट उस देश के लोगों में उतना नहीं है तो फिर उस पे ज़्यादा वो स्क्रूटनी करेंगे। फ्रॉम अ रिपोर्ट ऑफ 2019, 1.36% हमारे जीडीपी का नुकसान हुआ एयर पॉल्यूशन की वजह से। कि पटाखे चलाना हमारा अधिकार है, पटाखे से पोल्यूशन हो जाता है तो उसकी कोई चिंता करने की जरूरत है। Why we have a weak business ecosystem in our country? कि जो बिजनेस करता है वो चोर है, सरकारी सर्वेंट ईमानदार है, देवता है। चाइना ने ग्लोबल फैक्ट्री बनाया, बट हम कब आगे बढ़ेंगे? सो नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो एपिसोड होने वाला है वो बहुत ही अमेजिंग होगा, क्योंकि आज हमारे साथ हैं इस देश के एक्स फाइनेंस सेक्रेटरी सुभाष गर्ग जी, जिनका रोल इस देश की अहम पॉलिसीज को बनाने में गया है। बहुत सारे रिफॉर्म्स उनके कार्यकाल के दौरान हुए हैं, चेंजेस आए हैं गवर्नमेंट में, तो उनके पास एक वास्ट एक्सपीरियंस है जो आपको बहुत नॉलेज दे सकता है, आपको सच्चाइयां बता सकता है। और आज इस पॉडकास्ट में डिस्कवर करेंगे उन सच्चाइयों को जो कभी न्यूज़ पर हेडलाइन नहीं बनती। तो आज के पॉडकास्ट में बने रहिए। और यू आर वॉचिंग द प्रतीक शो, बट इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज 70% ऑफ द व्यूअर्स आप में से सब्सक्राइब नहीं करते। बट एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन तो मिलती है। आप मेरे को सब्सक्राइब करते हैं, मेरे को बहुत मोटिवेशन आती है, बट हमें हेल्प मिलती है बेटर टू बेटर गेस्ट को रीच आउट करने में। तो अगर आप एक सब्सक्राइब करते हैं तो आप मेरे लिए भी बहुत बड़ी हेल्प कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं इस चैनल के इम्पैक्ट को फैलाने में और उसमें कंट्रीब्यूशन देने में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड आप मेरा दूसरा चैनल द प्रतीक शो क्लिप्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए इस अमेजिंग पॉडकास्ट में, एंड कुछ अच्छा डिस्कवर करते हैं एंड कुछ मीनिंगफुल बनाते हैं। सो यू आर वॉचिंग सुभाष गर्ग जी ओनली ऑन द प्रतीक शो। सर, आपने एज अ फाइनेंस सेक्रेटरी सर्व करा, राइट? करेक्ट। अब वी नो अबाउट फाइनेंस मिनिस्टर, दैट हु इज फाइनेंस मिनिस्टर, कौन होते हैं, बट व्हाट इज द एग्जैक्ट रोल ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी इन द सिस्टम? आई थिंक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सी देखिए, सरकार जो है, सरकार का एक स्ट्रक्चर है, एंड बड़ा फॉर्मल स्ट्रक्चर है, क्योंकि सरकार पब्लिक के साथ डील करती है, सरकार पब्लिक के पैसे के साथ डील करती है, टैक्सेस इनके साथ डील करती है। तो एक बड़ा एलाबोरेट स्ट्रक्चर बनता है सरकार में, जिसमें द पावर्स टू टेक डिसीजंस, टू ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट्स, टू आंसर टू द पीपल, टू अदर्स, all is laid down. So the ministers, including the prime minister, let us say the cabinet as they say, so cabinet is assigned certain decisions to take.
वी हैव समथिंग कॉल्ड ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल्स, एक सरकार में बनता है। उन ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल्स के हिसाब से मोस्ट मैटर्स, पॉलिसी मैटर्स जितने भी हैं वो कैबिनेट में जाते हैं, कैबिनेट में डिसाइड होते हैं और फिर उसके बाद वो देश की नीति कानून वगैरह बनने के लिए निकल चले जाते हैं। सो दैट इज़ द रोल ऑफ द मिनिस्टर, टेक फाइनल decision on policy, programs, and approve all these things. But a lot of groundwork is required to be done for taking anything. अब आप जैसे देखिए बजट है, अब बजट फाइनेंस मिनिस्टर पढ़ते हैं, ठीक है, बजट कैबिनेट में जाके फॉर्मली अप्रूव भी होता है, ठीक है, लेकिन उस बजट को बनाने के लिए पूरी एक व्यवस्था है, राइट, कि एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी है, इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी है, फाइनेंस सेक्रेटरी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, फाइनेंस के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। इन सब में ऑल द ग्राउंड वर्क इज डन। दे आर रिपोजिटरी ऑफ रिकॉर्ड्स, दे आर रिपोजिटरी ऑफ हिस्ट्री, they do all the analysis. The ministers don't do analysis. That is for them to take decisions when the options are presented. So सारा ग्राउंड वर्क करके एंड देन बजट बना के, बजट की स्पीच भी लिख के, जो फाइनेंस मिनिस्टर बजट स्पीच पढ़ता है या पढ़ती है, वो बजट स्पीच जनरली फाइनेंस मिनिस्टर नहीं लिखता, वो लिखी जाती है फाइनेंस सेक्रेटरी के द्वारा या इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी के द्वारा। ऑफ कोर्स बीच बीच में कंसल्टेशन हो के जो फाइनेंस मिनिस्टर ने जो निर्देश दिए या जो उन्होंने प्रेफरेंस बताई या प्राइम मिनिस्टर ने प्रेफरेंस बताई कि ये चीज़ें इसमें शामिल करिए, वो सब करने के बाद एक इंटरेक्टिव प्रोसेस से होता है। सो फाइनेंस सेक्रेटरी या फॉर दैट मैटर सरकार के कोई भी सेक्रेटरी थे, सरकार में तकरीबन 90-100 डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट को एक सेक्रेटरी हेड करता है। सो वो जो सेक्रेटरी है वो उस डिपार्टमेंट का अध्यक्ष है, ही इज द हेड ऑफ दैट डिपार्टमेंट। उस डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स हैं, उस डिपार्टमेंट को जो काम अलोकेट किया है सरकार के सिस्टम में, उस डिपार्टमेंट में जो कुछ भी कानून इम्प्लीमेंट होते हैं, उस डिपार्टमेंट में जो कुछ भी होता है, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिवली और लीगली वो सेक्रेटरी जिम्मेवार है। Right. तो दैट इज ही इज सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के जो, और हमारा सिस्टम ये है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे टू इंश्योर कि भाई सारे जो उसमें खर्चे हो रहे हैं, प्रोक्योरमेंट हो रहे हैं, वो सब ठीक से हो रहे हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी ठीक से है, अकाउंटिंग ठीक से हो रही है। फिर अगर पार्लियामेंट में भी अगर आपको आंसर देना होता है तो पार्लियामेंट में जाके कमेटीज़ में और इनमें मिनिस्टर्स की जगह सेक्रेटरी जिम्मेवार होता है। अगर कोई केस भी लड़ना है सरकार की तरफ से तो वो केस मंत्री नहीं लड़ता, वो केस सरकार की तरफ से सेक्रेटरी उसके लिए जिम्मेवार है। सो सारी व्यवस्था इस तरह से बनती है कि संक्षेप में अगर कहें तो सारा जो ग्राउंड वर्क, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, जो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ऑथेंटिकेशन, अब आपको शायद अंदाज़ा नहीं हो कि हमारी व्यवस्था में मंत्री एक भी कागज़ को साइन नहीं कर सकता। अच्छा, राइट। पेपर जो भी सरकारी तरफ से साइन होंगे वो सरकार के सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, जो भी सरकार के जो ऑफिशियल्स हैं, एक ऑथेंटिकेशन एक्ट है देश में, एक मैनुअल है, प्रोसेस है, उसमें कौन ऑथेंटिकेट करेगा। तो अगर कोई मंत्री के सिग्नेचर से निकला हुआ ऑर्डर है तो वो कानूनी रूप से वैध नहीं है। ये तो पता ही नहीं था मेरे को। राइट। सो हर एक की जिम्मेवारी है, बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़े काम होते हैं। ऊपर ऊपर जो दिखता है कंगूरा एक तरह से, वो आप कह सकते हैं। और वैसे भी सिविल सर्विस से अपेक्षा है कि वो बैकग्राउंड में रह के काम करे। जनता से सीधा संवाद करने की जिम्मेवारी पॉलिटिशियंस की है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव की है, एक्सेप्ट जब ग्राउंड में आप कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं बतौर कलेक्टर या बतौर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, या इवन नीचे से नीचे मान लीजिए पटवारी से लेके उस लेवल पे जो इम्प्लीमेंट करते हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए भी आपको एक स्पेसिफिक रोल असाइन होता है। Right. So it's a very well laid out structure with responsibility and I think a lot of responsibilities assigned to everyone.
सर जैसे एक क्वेश्चन था, सेंसस होते हैं हमारे, हर 10 साल में सेंसस होते हैं भारत में, राइट? 2021 का जो सेंसस था वो स्किप कर दिया गया। अब बिना सेंसस करे, बिना डेटा के होते हुए भी बजट बनते हैं। कैसे सही बजट बन रहे हैं? वेलफेयर के लिए सही बनाया जा रहा है हिसाब किताब, डेटा ही नहीं है। अब ये सरकार की इग्नोरेंस है या फेलियर? ये देखिए, सवाल तो बहुत महत्वपूर्ण है आपका। दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वी शुड हैव ऑल दिस डेमोग्राफिक डेटा जो सेंसस सिस्टम में कलेक्ट होता है, राइट? एंड इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि पीरियोडिकली 10 साल में एक बार अगर आप डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, और वो बड़ा डिटेल डेटा होता है, हर फैमिली का, उसके बहुत सारे फीचर्स, सब कुछ निकल के आता है। वो बड़ा इम्पोर्टेंट है देश की प्लानिंग के लिए, बजटिंग के लिए, एक्सपेंडिचर प्रोग्राम बनाने के लिए, इन सब चीज़ के लिए बड़ा ज़रूरी है। लेकिन एक बात मैं कहूँगा प्रतीक, कि आज के ज़माने में बहुत सारा डेटा बिना सेंसस के भी कलेक्ट होता है। How? कैसे? अब आप पेमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट्स हैं, तो बैंक अकाउंट्स का डेटा है सारा। आप कोई पेमेंट्स कर रहे हैं तो आपका पेमेंट का डेटा है। आप कोई भी काम, आज बर्थ होती है तो बर्थ वैसे सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाती है। डेथ है जो सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाती है। कोई प्रॉपर्टी बनाता है तो वो उस चीज़ में सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाती है। तो कई सारा डेटा जो है वो तो आपको रेगुलरली मिलता रहता है। जैसे आज अगर आप गूगल पे या किसी पे भी कहिए कि भाई इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, तो वो इस समय, आज के दिन इस समय क्या पॉपुलेशन बता देगा, राइट? सो सेंसस में लेके आए, उसके बजाय आपके पास बहुत सारे और साधन हैं। इसके अलावा बहुत सारे सैंपल सर्वे समय समय पे, अब लेबर के लिए सर्वे अलग हो रहा है, कि हेल्थ के लिए अलग सर्वे अलग हो रहा है। कल ही ये आया है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जिसमें आप का बहुत सारा डेटा निकल के आता है हेल्थ के बारे में। दुनिया के बहुत सारे लोग आपके डेटा को कलेक्ट करते रहते हैं। तो ऑन दी जॉब ऑल्सो, एज पार्ट ऑफ दिस सिस्टम ऑल्सो, बहुत सारा डेटा कलेक्ट होके आता चला जाए। मैं आपको बताऊं, करीब सेंसस ये समझिए करीब 150 साल पहले दुनिया में शुरू हुई थी। उससे पहले सेंसस होती नहीं थी, क्योंकि उस समय केवल यही एक तरीका था जिससे लोगों के बारे में डेटा कलेक्ट करें। अब आज के दिन वो ज़रूरी नहीं है। तो आजकल कई लोग तो एक्चुअली इस बात की भी बात करते हैं कि हम क्या ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जिसमें जो कुछ भी हम सेंसस में कलेक्ट करते हैं वो क्या रियल टाइम बेसिस पे हर मोमेंट अवेलेबल हो जाए क्या हमारे। अब जैसे सेंसस मैंने बताया आपको, सेंसस में क्या है कि पॉपुलेशन का आता है कि स्टेट में इतनी पॉपुलेशन है, इसमें ये, इसकी उम्र के हिसाब से ये, महिला इतनी है, पुरुष इतने हैं, इतने घर हैं, कच्चे हैं, पक्के हैं, राइट? तो ये सब घर, आप ये सारी इंफॉर्मेशन बजाय 10 साल में इकट्ठा करने के, अगर आपका ऐसा सिस्टम डेवलप हो जाए कि जिससे आप रियल टाइम बेसिस पे, अब एक नया घर बना, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ तो घर का डेटा, आपका आधार का सिस्टम बना तो आधार में हर आदमी रजिस्टर्ड हो रहा है तो आधार के हिसाब से पॉपुलेशन डेटा मिल रहा है आपको। सो क्या आज के और आने वाले समय में, जिसके साथ आपका बहुत सारा डिजिटल सिस्टम, आपका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, डेटा कलेक्शन सिस्टम इतना बढ़ गया है, तो उसके साथ क्या ये ज़रूरी है कि हम 10 साल की सेंसस पे डिपेंडेंट रहें? वो 10 साल के बाद फिर 2 साल फिर आउटडेटेड होना शुरू हो जाता है। आज के दिन तो जब इंस्टेंट में जीते हैं आप, एंड एवरी मोमेंट इज़ इम्पोर्टेंट, 10 ईयर्स का, तो आई थिंक 10 साल का हमें करना चाहिए सेंसस, क्योंकि उससे क्रॉस चेक हो जाता है, उससे पूरी व्यवस्था में क्या हो रहा है उसका क्रॉस चेक हो जाता है। साथ में हमें उस पर ऑन टॉप ऑफ इट ये डेवलप करना चाहिए कि भाई वी हैव एन ऑनलाइन रियल टाइम अपडेट सिस्टम एज वेल। बजट बनाते समय सेंसस के डेटा पे हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारे ज़रूरत पड़ती नहीं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो सिस्टम फाइनेंशियल हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि भाई इकोनॉमी कैसे काम कर रही है, राइट? कितना प्रोडक्शन हो रहा है, किस किस चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, इकोनॉमी ग्रोथ क्या हो रही है, फाइनेंसेस कैसे चल रहे हैं, लोगों की इनकम्स में क्या परिवर्तन आ रहा है, लोगों के एम्प्लॉयमेंट में क्या परिवर्तन आ रहा है, एंड वो आपको ज़्यादा रियल टाइम पे चाहिए होता है। सो
वी डोंट फील कि सेंसस नहीं हुई तो उससे कोई हमारी बजट बनाने की क्षमता में या उसकी एक्यूरेसी में कोई ज़्यादा फर्क पड़ता है। होना चाहिए डेटा, जैसे मैंने कहा, यूज़फुल है, बट इंडिस्पेंसिबल नहीं। अच्छा, मतलब इतना नेसेसिटी तो नहीं होती डेटा की। करेक्ट। बट अगर बने तो सही है। बहुत बेहतर और बेहतर। एग्जैक्ट हम पता कर पाएंगे क्या प्रॉब्लम है, ग्राउंड रियलिटी उसको पता करने में आई थिंक हेल्प होती होगी। ओके सर, ह्यूज लोन्स हैं इंडिया के ऊपर। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा लोन्स हैं, हर साल हम लेते जा रहे हैं। कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है तो हम लोन ले लेते हैं, इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। इसका क्या सोल्यूशन है? बिकॉज इकोनॉमिक तो कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा हैम्पर होती है हमारी, कि हम हर साल इतने लोन्स ही रीपे तो कर ही नहीं रहे, कोई लेते सब जा रहे हैं, भरेगा कौन? देखो, जो लोन्स हैं वो हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक तो गवर्नमेंट के लोन, जो गवर्नमेंट लोन लेते हैं, राइट। दूसरा बिजनेसेस, कॉरपोरेट्स जो लोन लेते हैं, और तीसरा हाउस होल्ड जो लोन लेते हैं। तीनों की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तीनों की अलग अलग समस्याएं हैं। मेरे ख्याल से आपका सवाल गवर्नमेंट को मोर अबाउट द गवर्नमेंट लोन, ठीक है। सो गवर्नमेंट को बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है, दे हैव मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उनको देश का आर्थिक विकास भी करना है, पब्लिक सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे पुलिसिंग हो, ये सब सेवाएं प्रोवाइड करनी है आपको, एनवायरनमेंट हो, जो भी है। और साथ में आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन भी करना पड़ता है। देश में बहुत गरीब हैं, अशक्त हैं, वृद्ध हैं, उनके पास पर्याप्त आमदनी नहीं है ठीक से जीवन जीने के लिए। सो दे ऑल्सो रिक्वायर असिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो 3 बड़े काम करने के लिए, पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और साथ में रीडिस्ट्रीब्यूशन, यू नीड रिसोर्सेज। रिसोर्स देखिए 2 तरह से आते हैं बेसिकली। एक तो आप टैक्स के जरिए रिसोर्स कलेक्ट करते हैं, और दूसरा आप फिर कर्जा लेते हैं, ठीक है। बाकी छोटे मोटे नॉन टैक्स उनको इग्नोर कर दीजिए। एसेंशली आपके 2 तरह से रिसोर्स आप इकट्ठा करते हो, टैक्सेस एंड लोन्स, राइट। अब जब भी आप ये डिसीजन करो कि जितना आप खर्चा करते हैं वो सारी की सारी खर्च करने के लिए क्या हम उतना टैक्स रेज करें, तो अगर रिक्वायरमेंट के हिसाब से हिंदुस्तान की कंडीशन को देखें और उतना टैक्स करें, तो आज तो जो टैक्स इंसिडेंस है लोगों पे, वो तकरीबन यूँ समझिए 60-70% और बढ़ जाएगा। आप खुद ही ये पाएंगे कि अगर ज़्यादा इनकम टैक्स लेने लगें, ज़्यादा GST लेने लगें, ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी, पेट्रोल वगैरह पे टैक्स लगाएं वो खर्चा पूरा करने के लिए, तो लोगों का रिएक्शन क्या होगा? विल दे फील मोर हैप्पी और कंफर्टेबल, और दे विल बी मोर डिस्ट्रॉट? सो ऐसी स्थिति में सरकार एक बड़ी बैलेंसिंग सी एक्ट करती है कि भाई ठीक है, कुछ तो आप काफ़ी सीमा तक 60%, 65% आप टैक्स से ले लीजिए, और बाकी फिर आप कर्जा ले लीजिए। उसके पीछे भी लॉजिक है कि भाई आप ऐसे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं जो भविष्य में आपकी इनकम बढ़ाएंगे, राइट। सड़क बना रहे हैं, या रेलवे बना रहे हैं, या इन चीज़ों का और कोई पब्लिक सेक्टर में आप पावर साइड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या किसी और साइड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो यू आर इन्वेस्टिंग, दैट प्रोजेक्ट विल यील्ड रेवेन्यू, उसी से आप इसका रीपेमेंट कर सकते हैं, उसका इंटरेस्ट, एटलीस्ट थियोरेटिकली, अगर प्रैक्टिकली हो सकता है उतना ना हो, बट दैट इज़ द आर्ग्यूमेंट। इसी तरह से आप अगर एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं, तो आप फ्यूचर जनरेशन पे खर्च कर रहे हैं, वो आगे जाके मोर प्रोडक्टिव होगी, ज़्यादा आमदनी करेगी, उससे टैक्स आपके पास आ सकता है। सो लॉजिकली आप ये भी देख सकते हैं कि जो कुछ खर्चे कर रहे हैं उसके लिए आज अगर हम लोन लें तो बुरी बात नहीं है, प्रोवाइडेड कि आने वाले समय में इकोनॉमी की कैपेसिटी इतनी बढ़े, सरकार की कैपेसिटी इतनी बढ़े कि उसको अपना लोन चुकाने में मदद मिले, राइट। और सो ये व्यवस्था फिर इस तरह से काम करती है, लोन का लॉजिक। अब रियलिटी में क्या होता है? रियलिटी में ये है कि फॉर द पॉलिटिकल सिस्टम टेकिंग लोन इज एन ईजियर ऑप्शन। अच्छा, पुटिंग मोर टैक्सेस इज मोर डिफिकल्ट।
इफ यू पुट मोर टैक्सेस तो जनता सपोर्ट नहीं करती, जनता विरोध करती है। लोन लेते हैं तो जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको मतलब नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है। और जो टैक्स दे रहे थे वो टैक्स देने के बजाय अगर लोन दे तो उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको अच्छा लगता, क्योंकि एक तो टैक्स गया होता तो पैसा चला ही जाता, लोन गया तो उनकी एसेट बनी, उस पर उनको ब्याज भी मिलेगा और पैसा भी वापस आ जाएगा। सो सिस्टम में इतने इंसेंटिव्स इस हक में हैं कि लोन जो है वो ज़्यादा बढ़ता है। उसको कंट्रोल करने के लिए देश में कानून बनाने पड़ते हैं, पॉलिटिशियंस पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाने पड़ते हैं, सिविल सर्वेंट्स पे भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन। जैसे हमारे देश में एक फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट बना हुआ है, वो ये कहता है कि भाई सरकार 3% ऑफ GDP से ज़्यादा कर्जा नहीं लेगी, राइट, फिस्कल डेफिसिट नहीं रन करेगी। तो वो क्यों कानून बनाया? अमेरिका में आप सुनते होंगे कि वहाँ एक लोन सीलिंग कांग्रेस तय करती है, उस लोन सीलिंग से ज़्यादा लोन एग्जीक्यूटिव नहीं ले सकती, क्योंकि पब्लिकली ये जितने भी देश के पार्लियामेंट हो या देश के कानून बनाने वाले हों, उनको ये लगता है कि भाई कर्जा बहुत ज़्यादा लिया तो नुकसान होगा, इसलिए इस पर रिस्ट्रिक्शन लगने चाहिए। और टेंडेंसी पॉलिटिशियंस की, जैसे मैंने बताया, ये रहती है कि भाई आसानी से, और भी अब आजकल तो वो चीज़ बंद हो गई। आज से अगर आप 25-30 साल पहले अगर आप देश में इसी तरह का कोई डिस्कशन कर रहे होते तो उस समय एक सरकार के पास एक और आसान तरीका हुआ करता था कि आप नोट छाप दीजिए, राइट, नोट छाप दीजिए, रिजर्व बैंक को कहिए कि भाई इतना पैसा हमको छाप के दे दो, रिजर्व बैंक आपको दे देगा कि आप ही का, और आप उससे अपना खर्चा कर लीजिए। बट उससे क्या होता था, उससे इन्फ्लेशन इतना बढ़ता था, राइट। तो इन्फ्लेशन को ख़त्म करने के लिए ये हुआ कि भाई आप नोट तो मत छापिए, कर्जा ले लीजिए। अब कर्जा लेने से के भी अपने नुकसान होते हैं। कर्जा लेंगे आप तो देश में सेविंग्स में से ही कर्जा आएगा। सो इफ सेविंग्स आर नॉट सफिशिएंट और आप सारा कर्जा ले रहे हैं तो इंडस्ट्री को, बिजनेस को इन्वेस्टमेंट करने के लिए रिसोर्स नहीं मिलता, इंटरेस्ट रेट्स हाई हो जाती हैं सिस्टम में, राइट। तो उसके और कॉन्सिक्वेंसेज अपने होते हैं। बट इन सब के बीच में इन पब्लिक पॉलिसी यू ट्राई टू मेक ए बैलेंस, एंड दैट गवर्नमेंट which makes a better balance between these two, don't go for too much of loan, try to make expenditures which are more appropriate, which are productive, reduce the unproductive expenditures, manage the taxes in such a way. So that is the way. I think this balance is required, this sagacity is required, rather than treating के लोन लेना itself is पाप है या खराब। बट हमें हर साल हाई इंटरेस्ट भी तो पे करना भी पड़ता है। Of course, that is another disadvantage. Why you should take less loans? Why should you not take more loans? अब जैसे अभी आप देख रहे हैं इस साल, अब उसके पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे। सरकार ने 25-26 के बजट में 12 लाख रुपए तक की इनकम पे टैक्स ख़त्म कर दिया। और अब कल ये GST में बहुत सारे चेंज करके GST रिड्यूस कर दी। अब इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा? 2-2.5 लाख 3 लाख करोड़ अगर तीनों कदम का मिला के सरकार का टैक्स कम आएगा तो क्या होगा? सरकार क्या एक्सपेंडिचर कम कर पाएगी? एक्सपेंडिचर नहीं कर पाएगी कम तो क्या करेगी? लोन लेगी। देखो मार्केट सेंस करना शुरू कर देता है। अब पिछले 3-4-5 हफ्ते से जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो सिस्टम में हार्डन हो रही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है। वो किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, सिस्टम अपने आप इस तरह से कि भाई यहाँ अब यह हालत है कि सरकार का इस बार टैक्स में प्रॉब्लम है, टैक्स घट रहा है, आमदनी कम होगी तो कर्जा बढ़ेगा। दिस इज द मेन रीज़न। एग्जैक्टली। एक्चुअली मुझे लगता है ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, दैट हाउ इकोनॉमी वर्क्स, राइट। एग्जैक्टली। इट नीड टाइम इसको समझने के लिए, जनता को भी समझने के लिए। बट हम इस पे बात आगे क्वेश्चंस में भी करते रहेंगे सर, क्योंकि ये एक अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, राइट। करप्शन इंडेक्स के हिसाब से सर CPI ने एक रिपोर्ट निकाली थी 2024 में, उसके हिसाब से 180 कंट्रीज में 96th रैंक पर है इंडिया। इतने रिफॉर्म्स के बाद भी हमारे देश में करप्शन तो ख़त्म नहीं होता, राइट। अब मुझे आपसे क्वेश्चन ये था कि आप तो रहे हो सिस्टम के बीच में, रहे हो सिस्टम आपने रन भी करा है, आप मुझे एक चीज़ बताओ कि दैट कितना आपको लगता है कि दैट करप्शन की वजह से इकोनॉमी इफेक्ट करती है,
जो ग्राउंड रियलिटी पे इम्प्लीमेंटेशंस एग्जीक्यूशंस होने चाहिए थे वो नहीं हो पाते? देखिए ये बात तो सही है कि देयर इज कंसिडरेबल करप्शन इन द सिस्टम, राइट। वो चाहे 80वीं रैंक में रिफ्लेक्ट हो या कॉमन मैन के एक्सपीरियंस में। अगर आप डिपस्टिक टाइप ऑफ सर्वे करिए, लोगों से पूछिए भाई कभी उन्होंने रिश्वत दी है क्या पुलिसमैन को या किसी को भी, या रेलवे में जाने के लिए टीटी को या किसी को भी, तो आप ये पाएंगे कि मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में मुश्किल से ऐसे कोई लोग मिलेंगे जिन्होंने कभी ज़िंदगी में ऐसा वाक़या उनके साथ नहीं हुआ। एब्सोल्युटली। सो ये बताता है कि आपका आपके सिस्टम में ये हकीकत है, राइट। अब आप इसको कम करने की बात कई सारी चीज़ें हैं। तो देखिए मेरे अपने अनुभव के हिसाब से, और करप्शन जब हम अक्सर बात करते हैं तो हम सरकार से रिलेटेड करप्शन की बात करते हैं, हाँ। ठीक है। उसी से प्राइवेट में तो है, वो तो प्राइस में कोई बेवकूफ़ बना रहा है, ज़्यादा पैसे ले लिए, कर लिए, वो कर लिए। स्कूटर वाले, ऑटो रिक्शा वाले ने आज ज़्यादा पैसे आपसे ले लिए, किसी ने चोरी कर दी, वो अलग चीज़ है। आप बेसिकली सरकार के करप्शन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए सरकार के करप्शन के कई कारण हैं मेरी नज़र में, राइट। एक तो सबसे बड़ा करप्शन का कारण होता है कि अगर सरकार सिटीजन्स की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती है। आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, आपको इसका परमिट लेना पड़ेगा, आपको ये रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ये फॉर्म भरना पड़ेगा, ये हमसे एनओसी लेनी पड़ेगी, ये हमसे वो करना पड़ेगा। इस तरह के हज़ारों कानून, कंडीशंस, रिक्वायरमेंट बिजनेसेस पे, लोगों पे हम लगा देते हैं, राइट। हर चीज़ का क्योंकि दोनों साइड में जो काम कर रहे हैं, उधर एक बिजनेसमैन है, एक आदमी है, उसको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, बिजनेस वाले को वो चाहिए कि उसको उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाए, जीएसटी का सर्टिफिकेट मिल जाए, फलाना ढिकना जो भी उसको चाहिए, राइट। तो उसको चीज़ चाहिए और वो चीज़ शॉर्ट सप्लाई में है, उसकी किसी को अधिकार है यहाँ पे परमिशन दे न दे, तो वो वल्नरेबल हो जाता है करप्शन में पार्टिसिपेट पैसे देने के लिए। और इधर जो लोग हैं सरकार की तरफ से, उनको वो एक अथॉरिटी मिल जाती है कि वो कुछ करप्शन में एक्सट्रैक्ट कर लें, राइट। तो अगर आप देखें प्रतीक, तो अगर ये कंडीशन है तो करप्शन है। आप कंडीशंस हटा दीजिए तो करप्शन खत्म हो जाएगा उस पर्टिकुलर चीज़ में। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूँ, फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम किया हूँ, तो करीब 25-30 साल पहले तक, 35 साल पहले तक देश में एक इंस्टीट्यूशन हुआ करता था, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशूज़, राइट। उसका काम ही होता था कि कोई भी कंपनी नया इशू लाना चाहती है, अपना शेयर इशू करना चाहती है, तो वो उससे परमिशन लेता था। और परमिशन लेने में उसमें ये उसको अधिकार था कंट्रोलर को कि वो तय करे कि कितनी रुपए पे वो शेयर जारी करेगा। अच्छा, राइट। तो वो प्रीमियम भी डिसाइड करता था, फेस वैल्यू भी डिसाइड करता था। तो उस केस में अब देखिए कंडीशन बड़ी तैयार है, खतरनाक है कि उसके हाथ में सारी पावर, उसके हाथ में पावर है। तो अगर इकोनॉमिकली फाइनेंशियली जस्टिफाइबल है कि भाई इस शेयर को 50 रुपये में इशू होना चाहता है चाहिए, और वो कहता है मैं तो 30 में ही करने दूंगा, तो फिर 20 रुपये का जो है वो बीच में करप्शन का साधन बन जाएगा। सरकार ने वो कंट्रोल कैपिटल इशूज़ को ख़त्म कर दिया, राइट। और सेबी को बना दिया, सेबी को पावर दे दी, और सेबी को ये पावर नहीं दी कि प्राइस आप तय करोगे, प्राइस उसी पे छोड़ दी। तो अब कभी सुनते हैं कि आप शेयर प्राइस तय करने में करप्शन है? नहीं है, राइट। इसी तरह से मान लीजिए आप पहले लाइसेंस परमिट हुआ करते थे देश में, कोई फैक्ट्री लगाओगे, कोई प्रोडक्शन बढ़ाओगे, कैपेसिटी इंक्रीज करोगे, ऐसे इंपोर्ट पे भी कोई चीज़ करो तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, वो सब हटा दिए हैं देश में। तो उसके बाद वो उससे रिलेटेड करप्शन कम हो गए, राइट। सो इसी तरह से आप सिस्टमिकली एनालिसिस करते रहते हैं, देन यू फाइंड दैट हाउ डू यू डील विद इट। सो दैट्स वन साइड ऑफ करप्शन।
विच यू कैन, आजकल आप सुनते हैं कि भाई इनकम टैक्स में टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो उसके लिए आपको ऑनलाइन फाइल कर दीजिए, किसी के साथ मिलने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। असेसमेंट जो है वो भी पूरा फेसलेस की तरह से हो रहा है, तो आप फिर करप्शन, तो अगर आप सिस्टम्स ऐसे बनाते हैं, ऑर्गेनाइज कर दें अगर, जिसमें चांस, या तो एक्सेसिव परमिशंस नहीं होने चाहिए, क्या ज़रूरत है परमिशन की, आप उन चीज़ों को हटा दीजिए ना, क्यों आपको उस पर हर चीज़ में परमिशन। अब लेबर कानून बनाए थे, बहुत सारे थे, फिर सरकार ने उनको कंसोलिडेट करके 29 कानून वो 4 कानून में बना दिए, राइट। लेकिन जो लेबर कानून में जो परमिशंस लेनी थी, इजाज़तें लेनी थी, वो कम नहीं हुई, तो वो करप्शन रहेगा। आज के दिन जब फैक्ट्रियों, इनकी कंडीशंस, लेबर, नॉलेज सिस्टम्स, अब इलेक्ट्रिसिटी जब बनी, तब इलेक्ट्रिसिटी वाज मोर डेंजरस काइंड ऑफ थिंग। अटैक बहुत होते थे, झटके लग जाते थे, लीकेज हो जाती थी। अब धीरे धीरे सिस्टम्स बहुत बेहतर हो गए, उसी तरह से मशीनें बेहतर हो गई हैं। आजकल ज़्यादातर ऑफिस एनवायरनमेंट में एयर कंडीशनिंग में काम होता है, लेबर को ज़्यादा परेशानी नहीं। लेकिन हमारे बहुत सारे कानून अभी भी ऐसे हैं कि आपको इससे, तो इस तरह की चीज़ों से अगर आप सुधार करते हैं तो आपको इन रिक्वायरमेंट को ख़त्म करके आप करप्शन को कम कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो करप्शन का होता है, वो जो स्मॉल इर्क कन्वीनियंस का, अब पुलिसमैन है, आप रेड लाइट ओवरशूट करते हैं, राइट। आपको रेड लाइट ओवरशूट नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप कर देते हैं। तो सामने जब वो पुलिसमैन खड़ा है या ट्रैफिक पुलिसमैन खड़ा है, तो उसको मौका मिल जाता है। बिल्कुल। फिर आप क्या करते हैं कि आप ये कोशिश करते हैं कि भाई बच जाए, इजी तरीका, या तो बिना पैसे निकल जाएं, या फिर तो जब सोसाइटी जिस तरह से काम करती है, वॉयलेशन करती है, लॉ अबाइडिंग ढंग से नहीं होती, तो फिर करप्शन की कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं। और फिर हम कोशिश करते हैं कि भाई हम कुछ पैसे निकाल के, क्योंकि अगर फ़ाइन ज़्यादा है तो फिर उसके बाद क्यों नहीं आप थोड़ा सस्ता करने में निकल जाएं। इस तरह की हज़ारों सिचुएशंस आती हैं जिसमें अगर हम सही तरह से कंडक्ट नहीं कर रहे हैं तो हम फिर दूसरे के सामने कमज़ोर पड़ जाते हैं, करप्शन करते हैं। एक और मैं कहूँगा लास्ट में, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट हमारा कल्चरल एटीट्यूड जो है करप्शन के खिलाफ नहीं। कल्चरली हम लोग कंफर्टेबल हैं, कैपिटलिज्म का थोड़ा सा हमारे देश में चलता है, हम इसके लिए कंफर्टेबल हैं। आप देखेंगे बहुत सारे परिवारों में आपकी माँ दादी जो है वो आपसे पूछती है कि ऊपर की इनकम कितनी है, राइट। इट इज कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल, लेजिटिमेट, राइट। वो पार्ट बना लिया लोगों ने जिंदगी का। गिफ्टिंग हमारी एक ऐसी कल्चर है जमाने से। दिवाली आई तो बिजनेसमैन जो है वो ले जाके आप पॉलिटिशियन को दे रहा है कुछ, दे रहा, या हम बड़े के घर में जाके गिफ्टिंग करते हैं। तो जब तक सोशल है गिफ्टिंग तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप सरकार के साथ जुड़ गए तो वहाँ पे वो गिफ्टिंग करप्शन का रूप भी एक्वायर कर सकती है, राइट। तो दैट इज़, सो दिस कल्चरल साइड ऑफ अस कि हम लोग टॉलरेंट हैं। तो आई थिंक ये बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण से मेरा अपनी मान्यता ये है कि वी कैन रिड्यूस करप्शन, बट एलिमिनेशन ऑफ करप्शन तो बहुत दूर की कौड़ी है। हमारा प्रयास रहना चाहिए हम एक तो जहाँ तक अपने आप से पहले तो वादा करें कि भाई हम करप्शन ना करें और ना किसी करप्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरा, सिस्टमेटिकली लेवल पे आप बहुत एक एक चीज़ को रिव्यू करिए ना, क्यों सवाल पूछिए कि भाई इसकी परमिशन क्यों चाहिए, ये परमिट देना, ये लाइसेंस देना, ये क्यों चाहिए। एलिमिनेट एवरीथिंग विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, विच डज नॉट हैव ओवरवेलमिंग जस्टिफिकेशन, तो आप काफ़ी उसके कारण से कंडीशंस कम कर देंगे। और फाइनली धीरे धीरे अगर कल्चरली सोसाइटी भी इस चीज़ को हिकारत से देखे, इस चीज़ को ऐसे नज़रिए से देखे कि भाई ये चीज़ गलत है, तो आई थिंक आने वाले समय में समय बहुत लग सकता है, लेकिन हम लोग भी एक ऐसी सोसाइटी बना सकते हैं जिसमें देयर इज़ मच लेस करप्शन और देयर इज़ नो करप्शन। आई टोटली एग्री विद यू, इट मेक्स सेंस
जो आपने बताया कि ये जो अननेसेसरी परमिशन वाली साइड है ना, ये इधर सबसे ज़्यादा करप्शन होता है, क्योंकि आपको छोटा सा काम कराना है तो वो आपने देखा, आपने सही बताया कि एक हमारा भी नेचर बन गया है, उनका भी नेचर बन गया है, तो वो डेस्क के नीचे से काम इजीली हो जाता है राइट, वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती. बट आई एग्री विद यू. Why we have a weak business ecosystem in our country? Like a city like Dubai, it is very easy to set up a company. Overnight, I can set up a company. I can get all the licenses from the one site. I can go there. उधर ही सारे मुझे लाइसेंस इशू हो जाएंगे. बट इफ़ आई नीड टू स्टार्ट अ कंपनी इन इंडिया, मेरे लिए बहुत मुश्किल है. क्यों? क्योंकि मुझे तो आपने बताया ना, जैसे 10 डिपार्टमेंट हैं, वो अलग अलग है. अब मुझे फायर वाले के पास अलग जाना पड़ेगा, एमसीडी के पास अलग जाना पड़ेगा, फिर मुझे कोई फलाने लाइसेंस, फिर फलाने लाइसेंस, मेरे को 3-4 महीने लग जाएंगे लाइसेंस ही लेते हुए. और अगर उसके बीच में मैंने सीधा रास्ता अपनाया तो कहो 6 महीने भी लग जाए. राइट. तो वाई वी हैव अ वीक इकोसिस्टम इन फॉर द बिजनेस? देखो, ये सवाल भी प्रतीक जो अपन पहले बात कर रहे थे उससे काफ़ी जुड़ा हुआ. हाँ. अगर बाय द वे आपने सुना होगा कि एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करके वर्ल्ड बैंक ने शुरू किया था कई साल पहले, कि भाई वो एक चीज़ ले लेते थे, भाई अगर आपको एक वेयर हाउस का लाइसेंस लेना है, राइट, वेयर हाउस सेटअप करना है, तो आपको देश में क्या क्या परमिशन चाहिए, राइट. जैसे आपने कहा ना, कई सारे विभागों में जाना पड़ता है, तो वेयर हाउस के लिए भी ज़मीन वाले के साथ भी जाना पड़ेगा. फिर आपको उसके बाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है तो बिल्डिंग वाले के पास जाना पड़ेगा. फिर उसके बाद आर्किटेक्ट, ये वो सब करते हुए जब आप बिल्डिंग बना लेंगे तो आप फिर बिजली वाले के पास जाएंगे, पानी वाले के पास जाएंगे, फिर आप उनसे परमिशंस लेंगे, उनके नक्शे वक्शे अप्रूव करा के उसके बाद आगे बढ़ेंगे. फिर आप जब कुछ बनाने लगते हैं तो उस चीज़ का स्टोरेज का लाइसेंस आपको चाहिए. फिर आप बेचेंगे उसको तो बेचने के लिए जीएसटी, ये वो सब लाइसेंस चाहिए, सब चाहिए. फिर उसके बाद आप टैक्स पेमेंट करते हैं, आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं तो आपको उस तरह के लाइसेंस. तो कुल मिला के ये स्थिति हो जाती है कि बिज़नेस करने के लिए हमारे यहाँ पे बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स लगाई हुई हैं, बहुत सारी चीज़ों का. और हमने जो देश में सिस्टम बनाए हुए हैं, वो सिस्टम इतने विचित्र सिस्टम बने हुए हैं जिसके कारण से आपको यहाँ पे शहर में बैठे हुए हम कई बार हमें अंदाज़ा नहीं होता. राजस्थान में मैं सेवा करता था, राइट. राजस्थान में आपको एक इंडस्ट्री लगानी है, राइट. तो आप इंडस्ट्री की ज़मीन, पहले तो आप कोई ज़मीन खरीदिए, फिर आप उसको इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए कन्वर्ट कराइए, फिर आप उसको सरकार को सरेंडर कीजिए, फिर सरकार उसको आपको अलॉट करेगी आपकी ज़मीन को. अब कोई पूछे आपसे कि भाई हमने क्यों ऐसे देश में कानून बना रखे हैं, क्यों नहीं हम ये कह देते कि भाई ये इंडस्ट्रियल एरिया, ये इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए आप यहाँ इंडस्ट्री लगा सकते हैं, बिल्कुल, एंड जस्ट गो एंड डू इट. एंड एवरी सर्विस प्रोवाइडर विल प्रोवाइड यू सर्विस. के बिजली वाले से आप बिजली ले लीजिए, उसके वाले से ले लीजिए. हाँ, बिल्कुल. लेकिन अगर हम हर चीज़ में ये कंडीशन लगाएंगे कि भाई आपको इसका यहाँ से अप्रूव कराना पड़ेगा, वहाँ म्यूनिसिपैलिटी से कराना पड़ेगा, यहाँ पोल्यूशन वाले से अप्रूव कराने का पड़ेगा. अच्छा, फिर सब क्रॉस पर्पज से काम करते हैं. इसको ये चाहिए कागज़ कि उसकी अप्रूवल पहले हो गई, उसको ये चाहिए कि इसकी अप्रूवल पहले हो गई या नहीं हो गई. उसमें आदमी जो है वो पागल होकर घूमता रहता है. बिल्कुल. और ये एक तो ये हमारी सिंप्लीफिकेशन क्यों नहीं हम कर सकते हैं. जब हम लोग ये एक्सरसाइज कर रहे थे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, तो वी डिस्कवर्ड कि भाई एक किस चीज़ के लिए कुल मिला के 300-400 परमिट सिस्टम्स ये सब इन्वॉल्व है. हाँ. और उसमें समय लगता है, वो इसीलिए फिर हमारी ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग खराब आती थी, राइट. तो उसमें कुछ सुधार करने की कोशिश की, बट बहुत एक ड्रेस्टिक कदम उठा के बड़ा सिंप्लीफिकेशन करने की ज़रूरत है. ताकि एक तो ये, दूसरा हमारा हालांकि अब चेंज हो रहा है थोड़ा सा, बट स्वाधीनता के बाद में हमारा एक माइंडसेट रहा कई सालों तक इस सोशलिस्टिक पैटर्न सोसाइटी में कि जो बिजनेस करता है वो चोर है. एब्सोल्युटली राइट. सरकारी सर्वेंट ईमानदार है, देवता है, नेता देवता है, लेकिन बिजनेसमैन चोर. जो सोसाइटी बिजनेसमैन को चोर मान के चले शुरुआत में, वो सोसाइटी ग्रो नहीं कर सकती. बिल्कुल. अल्टीमेटली अगर आप देखें तो
every production of goods and services done by the businessman. Every consumption need of the people is satisfied by the businessman. And if we treat that businessman as something undesirable, somebody who is only self-centered, selfish, whereas we are doing selfless kind of service, that society cannot grow. This is not an easy solution. I think first we need to have mindset realization. We have to drastically change. Then go about very surgically. अब सर्जिकली अगर कोई बॉडी में कोई चीज़ खराब आ जाती है तो हम सर्जिकल निकाल देते हैं ना. बिल्कुल. सो वी नीड टू डू लॉट ऑफ सर्जरी अबाउट व्हाट द वे वी आर रनिंग आवर सिस्टम्स. देन will come next stage where we actually start respecting our businessmen, our industrialists, our wealth creators and others. And that is how the environment will change. We have covered some ground. I wouldn't say that we have not covered. We have covered a lot of ground in last 25, 30, especially after 1990. बहुत सारे रिफॉर्म हुए, बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत ख़त्म हुई, बिजनेस को रिस्पेक्ट मिली है, कैपिटल मिली है, साधन मिला है. बट अभी भी हमारे पास बहुत ज़्यादा रास्ता कवर करना है, स्पेशली फॉर स्मॉल बिजनेसमैन. बड़े इंडस्ट्रीज़ के लिए तो काफ़ी रिफॉर्म हो गए, उनकी शक्ति भी ज़्यादा रहती है, उनके पास वेरविदाल भी ज़्यादा है. बट फॉर स्मॉल बिजनेस, दुकानदार से लेके MSME, जो इनकी लाइफ अभी भी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल. एंड दैट इज़ वेयर यू फेस लॉट ऑफ करप्शन, स्मॉल और बिग. I think that is where the big reforms, big ease of doing business is required. बात करने की ज़रूरत से ज़्यादा करने की ज़रूरत, ड्रास्टिक काम करने की. Honestly, I would say that I loved your reply. I was expecting a sugar coat reply from you that you sugar coated, but जैसे आपने bluntly बताया, honestly उसको बताया, समझा भी दिया कि that what are the reasons जिसकी वजह से होता है. तो I like the way you replied. क्योंकि I do my honest response to you, the way I feel, so that right. Because I think जो आपने बताया, इसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बहुत कमी होती है हमारे देश में. बिकॉज वो जो इकोसिस्टम है वो थोड़ा सा पुअर है इन चीज़ों को लेके. जैसे आपने बताया, लेट्स सी, वो तो सरकारी फैसला ले सकती है. बट हाँ, मुझे वो अप्रोच अच्छी लगी आपकी, दैट एक सर्जिकल एक तरीके से इस पर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए और उसको क्लियर कर देना चाहिए. बिकॉज आई थिंक बिजनेसमैन देश चलाते हैं, करेक्ट, दे जनरेट द रेवेन्यू. और अगर वो ही इकोसिस्टम नहीं होगा हमारे देश में तो आई थिंक पीपल विल गो अब्रॉड. इसलिए हमारे देश से सर आप देखोगे लाखों बच्चे हर साल डॉक्टर, साइंटिस्ट एंड रिसर्चर बाहर चले जाते हैं, क्योंकि उधर ईज़ है सेटअपिंग, उधर सेटअप करना कुछ ईज़ है, जाना बनाना कुछ ईज़ है, उधर का इकोसिस्टम ऐसा है दैट हेल्प्स यू टू ग्रो. अब वो तो चाहते हैं कि भाई जो इंटेलिजेंट माइंड्स हैं वो हमारे देश में आए और हमारे देश की इकोनॉमी को ग्रो करें, हमको ग्रो करें. एंड ये भी मुझे लगता है फिर एक कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को बहुत हैम्पर करता है कि इतने सारे इंटेलिजेंट माइंड्स बाहर चले जाते हैं. देखो इसमें आई थिंक बड़ी विचित्र सी सिचुएशन. हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसमें ब्रिलियंट माइंड और टैलेंट की कोई कमी नहीं. बिल्कुल, एब्सोल्युटली बिलीव इन दैट. तो अगर यहाँ से लीकेज होके कुछ 10-5% चले भी जाएं तो कोई नुकसान नहीं. राइट, वी हैव एनफ, वी हैव मोर देन इनफ. राइट. सवाल ये है कि जो यहाँ हैं उनको कैसे प्रोडक्टिव बनाया जाए, उनको कैसे यूजफुल, सक्सेसफुल बनाया जाए. जो चले गए वो चले गए, उनसे कोई दिक्कत की बात नहीं. बाय द वे, जो चले गए हैं उससे भी हमें बहुत सेवाएं मिलती हैं. आई वांट टू नो अबाउट दैट. अब आप देखिए, ये हम तकरीबन 115-120 बिलियन डॉलर हर साल हमारे यहाँ रेमिटेंसेस में आता है. अच्छा, ओके, राइट. आप FDI कितनी आती है? FDI साल में नेट पे अगर आप बेसिस पे कि भाई जो ग्रॉस FDI माइनस जो चला गया रीपेमेंट्स में, उनमें वो FDI पिछले 5 साल की अगर आप एवरेज लो तो तकरीबन 40 बिलियन डॉलर है. अच्छा, ठीक है. तो 40 बिलियन डॉलर की FDI है और 120 बिलियन डॉलर की रेमिटेंस है. राइट. ये रेमिटेंस कौन भेजते हैं?
जो हमारे भारतीय बाहर हैं, जो भारतीय बाहर हैं, वो यहाँ पे अपना कुछ घर बनाना चाहते हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके बच्चे भी यहाँ हो सकते हैं, उनके लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, उनके अपने बेटरमेंट के लिए इतना पैसा भेजते हैं। तो जो गया यहाँ से वो भी भारत का बहुत भला कर रहा है। राइट। सो एक तो मैं ये आपसे अर्ज करूँगा कि इसको, कई बार ये बात होती है देश में ब्रेन ड्रेन हो रहा है। नहीं ऐसा तो नहीं कि भाई ब्रेन ड्रेन हो रहा है, बाहर चले जाते हैं अच्छे। मेरा अपना कहना है कि जो रह गया उसका ब्रेन अगर हम मजल कर दें, राइट, उसके बजाय जो ब्रेनी था और जो चला गया उसका ब्रेन सस्टेन हुआ, दुनिया में काम किया, वहाँ का भला किया, फिर यहाँ का भला किया, वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है बजाय। बाय द वे एक चीज़ और है हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान में पर्सनल जो टैलेंट है वो बड़ा इनॉर्मस है। हर आदमी टैलेंटेड है, हर आदमी गिफ्टेड है, राइट, और हर आदमी बहुत मेहनती है। मैंने पूरी दुनिया ट्रैवल की है, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ जितना हिंदुस्तानी आदमी मेहनत करता है, सरकार में रहते हुए नहीं, अपने जब अपना काम करता है, उतनी दुनिया में कोई मेहनत नहीं करता। राइट, घंटों में लगा लीजिए कितने घंटे काम करता है, हफ्ते में कितने दिन काम करता है, अपना पेट काट के कितना परिवार का बचत करके काम करता है। राइट। सो और इस कारण से हमारी जो सर्विसेज में जो स्ट्रेंथ है, वो सर्विसेज जो है वो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और उस सर्विसेज की डिलीवरी 2-3 तरीके से होती है। आप यहाँ बैठ के आज ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से और इनसे सर्विसेज कर दीजिए। जैसे आजकल देश में बहुत सारी GCCs, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, और बहुत सारे ये बन रहे हैं। पहले हम IT सर्विसेज, और अभी भी हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट जो है वो IT सर्विसेज है। और दूसरा, हम वहाँ जाके जो उनकी कंपनियों में वहाँ बिजनेस इस्टेब्लिश करके, वहाँ सर्विसेज इस्टेब्लिश करके करते हैं, तो उसको हमें एक्चुअली एनकरेज करना चाहिए। आज दुनिया में एक बड़ा भारी चेंज आ रहा है। आधी से ज़्यादा जो दुनिया है, स्पेशली जो नॉर्थ की जो दुनिया है, चाहे अमेरिकाज हो, चाहे यूरोपियंस हो, जैपनीज़ हो, ये नॉर्थ की दुनिया है, इस दुनिया में पॉपुलेशन ग्रो होना बंद हो गया है। अब पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है, right. और साथ साथ पॉपुलेशन ओल्ड होती जा रही है। जापान में तो सबसे ज़्यादा ओल्डर है। जापान में तो बहुत ओल्ड होते चले जा रहे हैं। 24-25% लोग अब 60 साल से ऊपर हो गए। तो उनके यहाँ काम करने के लिए लोग नहीं। राइट। और हमारे पास है बहुत सारी यंग पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा। राइट। तो एक्चुअली ये विन विन है दोनों के लिए। उनको सर्विसेज चाहिए, सर्विसेज के लिए लोग चाहिए, और हमारे पास सर्विसेज देने के लिए बहुत हैं और लोग काफ़ी हैं। तो हम अगर आज गुड्स के एक्सपोर्ट की तो बात करें, हमें उसमें कोई नुकसान नहीं, जितना हम कर सकते हैं करें। लेकिन साथ में हम सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट है, वो जो बढ़ भी रहा है देश का, उस पर अगर कॉन्सेंट्रेट करें, उनके साथ इमिग्रेशन, वीज़ा, इन चीज़ों के साथ के ढंग से एग्रीमेंट्स करें, तो हम शायद देश का ज़्यादा भला करेंगे। बजाय इस ब्रेन ड्रेन या लोगों के जाने, इस पे बिल्कुल भी चिंता मत करिए। इसको एक्चुअली एनकरेज करना चाहिए, वो देश के हित में। एब्सोल्युटली। एक बहुत आपने एक दूसरा वे इसको समझने का दिया, बिकॉज मोस्ट ऑफ द जगह यही लोग बात करते हैं कि दैट हमारे देश से बहुत लोग चले जाते हैं, बट यू सेड इट राइट। हमारे पास इतनी इनफ पॉपुलेशन है दैट वी हैव ब्रेन्स। अगर कुछ लोग बाहर चले गए तो हमारे पास इनफ है। करेक्ट, राइट, एब्सोल्युटली, आई एग्री विद यू। क्योंकि मेरे को भी एक नया पर्सपेक्टिव समझने को मिला आपके साथ बैठ के, राइट। बिकॉज यूजुअली हम फ्रेंड्स में डिस्कस करते हैं तो हम यही बोलते हैं कि इंडिया में लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमें बाहर जाना पड़ रहा है, बट यू सेड इट राइट। ओके सर, चाइना ने 30 साल के अंदर अपने आप को बिल्कुल बदल के रख दिया। हमारी तरह थे जब वो आज़ाद हुए, हम आज़ाद हुए। कंपेरेटिवली हमने उतना ग्रो नहीं करा, बट उन्होंने एक ग्लोबल फैक्ट्री बना दिया चाइना को, राइट। उनके पास अपने रिसोर्सेज नहीं थे तो उन्होंने कहा क्या करें, तो दे सेटअप द फुल इंडस्ट्री ओवर देयर। पूरे वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग वही कर रहे हैं, राइट। दुबई ने देखा, UAE ने देखा कि अब पेट्रोल भी एक बार ख़त्म हो जाएगा एक टाइम पे, तो दे सेटअप टूरिज्म
कि भाई टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी हम बनाएंगे। बहुत सारे देश टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी बना रहे हो, भारत ने ना टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी अभी तक डेवलप करी है। बट मैं तो बहुत सर हमारे देश को प्यार करता हूँ, बिकॉज वी हैव ब्यूटीफुल माउंटेन्स, वी हैव एब्सोल्युटली गुड डेजर्ट्स, बीचेस एंड गुड सिटीज़, अर्बन सिटीज़। बट अगर आप टूरिज्म देखो तो नहीं है उतना। एंड लोग जब आते हैं बाहर के देशों से, स्विट्ज़रलैंड से आते हैं, जब वो उत्तराखंड जाते हैं एंड हिमाचल जाते हैं, दे लव आवर कंट्री कि हाँ यार इधर सब कुछ है। हमारे देश में तो सिर्फ माउंटेन्स रहते हैं, तुम्हारे देश में हर चीज़ है, बट फिर भी टूरिज्म नहीं है। चाइना ने ग्लोबल फैक्ट्री बनाया, बट हम कब आगे बढ़ेंगे? व्हाट वी शुड डू? आपका इस पर क्या? देखिए, आई मस्ट अप्रिशिएट जो तुमने जो रेस की है, वो एक बहुत बड़ा सवाल है एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट। चाइना के साथ तुमने कंपैरिजन किया, आज़ाद साथ हुए, आज़ादी के बाद एक्चुअली चाइना पहले 30 साल में बहुत गलत रास्ते पे चला गया। हाँ। राइट। तो 1978 हम एक ब्रेक लेते हैं इसको, कि 1978 में चाइना की और इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम थी वो बराबर थी। बिल्कुल। राइट। और जीडीपी भी मोर लेस बराबर थी। उनकी थोड़ी सी पॉपुलेशन ज़्यादा थी, इसलिए वो जीडीपी थोड़ी सी ज़्यादा थी, बट पर कैपिटा इनकम हमारी बराबर थी। 1978 और आज 2025 तकरीबन 47 साल हो गए। राइट। 47 साल में पूरी तरह से तस्वीर बदल गई। बिल्कुल। आज चाइना तकरीबन 18-20 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है, हम 3-4 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है। हमसे वो 5 गुना 6 गुना ज़्यादा ग्रो कर गया है। यू सेड राइटली कि चाइना आज ग्लोबल फैक्ट्री बन गया। दुनिया का 30% से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होता है। और इसको आप देखिए, 1978 में चाइना में कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी। बिल्कुल नहीं था। राइट। चाइना ने तो एक्चुअली अपने आप को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ना चाइना के पास कैपिटल थी, ना चाइना के पास कैपिटल टेक्नोलॉजी थी, ना कोई इंडस्ट्री थी। उस स्थिति से आज आप ग्लोबल फैक्ट्री बन गए। तो एक तो ये बताता है कि भाई आप 30, 40, 50 साल में दुनिया बदल सकते हैं, पूरी की पूरी चीज़ बदल सकते हैं। आपने कई सारे और उदाहरण दिए, यूएई का दिया, स्विट्जरलैंड का दिया, जापान का दिया, सिंगापुर का दे सकते हैं। और जिन लोगों ने, उनके पास किसी ने यूएई, सिंगापुर ने देखा कि भाई वो ट्रेडिंग हब बन के अपनी देश की तकदीर बदल सकते हैं। किसी ने टूरिज़्म पे अपने आप को देखा कि ये स्ट्रेंथ पे हम अपनी पूरी की पूरी आर्थिक स्थिति लोगों की वो बदल सकते हैं। ठीक है। सो एक जो सेंट्रल पॉइंट आप के बात से निकल के आता है वो ये है कि देयर इज समथिंग राइट which any country or any people can find out which can be a winner for that particular country or the people. Right. ऑब्वियस सवाल ये है कि हमने ऐसा कोई विनर क्यों नहीं आइडेंटिफाई किया। आपने बहुत सारी चीज़ कही कि अगर आप स्थिति के हिसाब से देखो तो ये 5000 साल 6000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है। इसके पास तो हिस्ट्री में, आर्कियोलॉजी में जो चीज़ है वो दुनिया में बहुत कम जगह पे उस तरह की चीज़ मिलती है। राइट। ज्योग्राफिकली भी बहुत कुछ है। सो ये सब स्ट्रेंथ हैं, लेकिन जिस तरह से हम अपना सिस्टम चलाते आए, जिस तरह से हमने ग्रो किया, राइट, जिस तरह से हम अपनी एसेट्स को डेवलप करते हैं, जिस तरह से हम रहते हैं, जिस तरह से हमारा एनवायरनमेंट है, क्लीनलीनेस है, हमारी लोगों को सेवा करने की अप्रोच है। जैसे टूरिज़्म इंडस्ट्री बहुत कुछ इस बात पे डिपेंड करती है कि हमारा दूसरों को सेवा करने का एटीट्यूड कितना है। सर हमारा तो लोगन है, अतिथि देवो भव। नहीं, वो बात करना अलग चीज़ है। हिंदुस्तानी आदमी एक्चुअली बहुत अच्छी तरह से सर्विस नहीं करता है। इट्स वेरी हम जिस तरह से डिवाइडेड हैं कास्ट्स में, रिलीजन में, इनमें बहुत सारी चीज़ों में। अब मैं इसमें समय ज़्यादा नहीं लेता, लेकिन आप स्विट्ज़रलैंड को छोड़ दीजिए, आप इवन टर्की चले जाइए, आप और किसी भी कंट्री जो टूरिज़्म पे बेस्ड है, वहाँ पे लोग कैसे, बैंकॉक, आइलैंड, किसी में भी किस तरह से सेवा को अप्रोच करते हैं, किस तरह से आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं।
और किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके स्मूदन करते हैं। हमारे यहाँ तो अब बनने लगे हैं होटल्स वगैरह। 20-30 साल पहले तो हमारे जो टाउन्स में थे होटल्स नहीं थे, हमारी सड़कें नहीं थी, हमारे लोग बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं थे लोगों को रिसीव करने के लिए। हमारी टेंडेंसी टू मेक क्विक गेन्स के किस तरह से हम टाउट्स के तरह से लग जाते हैं लोगों पे। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो टूरिज़्म के खिलाफ। बट टूरिज़्म हमारी, आप भले हिस्ट्री को फिर भी अगर आप अपनी स्ट्रेंथ ना बनाना चाहें तो कोई बात नहीं, क्या बना सकते हैं अपनी। तो उसमें मैंने जिसको आपको थोड़ी देर पहले कहा, हमारी ज़बरदस्त स्ट्रेंथ है सर्विसेज में, राइट। और उसमें सर्विसेज में ही टूरिज़्म भी आ जाएगा, एजुकेशन भी आ जाएगा, स्पोर्ट्स भी आ जाएगा, पर्सनल सर्विसेज भी आ जाएगा, बड़ा वाइडर, फाइनेंस भी आ जाएगा, टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी, टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज भी। हमने मेरे ख्याल से सर्विसेज इंडस्ट्री पे अगर ध्यान दिया होता, और सर्विसेज को काफ़ी डेवलप हुआ, जैसे टेक सर्विसेज में, बट बहुत सारा एरिया अभी भी ऐसा है जिसमें या तो हम इनहिबिट करते हैं। मैं आपको बताऊं, फाइनेंस में हमारी बड़ी महारत है, राइट। बड़ी जो हिंदुस्तानी दिमाग है वो अकाउंट्स में और फाइनेंस में बड़ा अच्छा चलता है, राइट। लेकिन हम अभी भी अकाउंटिंग सर्विसेज, जैसे हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन है, अकाउंटिंग सर्विसेज में हम ना तो बाहर से आने देना चाहते। लीगल में हमारा दिमाग बहुत अच्छा है, लेकिन हम बाहर से आना नहीं देना चाहते। तो बाहर से आना नहीं जाने देते तो हमें भी लोग वो नहीं मना। एजुकेशन में हम दुनिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आप चले जाइए, वहाँ पे हिंदुस्तानी प्रोफेसर्स ये पढ़ाते रहते हैं, लेकिन हमारे बच्चे जो पढ़ने के लिए विदेश में जाते हैं, हमारे यहाँ हमारी यूनिवर्सिटीज़ की क्या हालत है। यहाँ पे कोई फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ और क्वालिटी यूनिवर्सिटीज़ क्यों नहीं है, राइट। तो अगर आप सर्विसेज की तरफ ध्यान दें तो मेरे ख्याल से हम देश को बहुत आगे ले जा सकते हैं। और बाय द वे सर्विसेज में मैन पावर की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, एम्प्लॉयमेंट भी बहुत क्रिएट होता है, और ये वो एम्प्लॉयमेंट है जो लोअर तबके तक जाता है, राइट। अगर आप से हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने लगे तो हेल्थ में आपको बहुत सारी सर्विसेज के लिए लोगों को रिक्रूट करना होगा, लोअर लेवल पर रिक्रूट करना। एजुकेशन में, योगा में, किसी चीज़ में भी ले लीजिए, सर्विसेज में हमारी पर्सनल सर्विसेज। आज देश भर में अगर आप किसी भी शहर में चले जाइए, मेड्स जो हैं वो हर जगह आपको हर घर में काम करती हुई मिलेंगी, राइट। लेकिन उनकी स्थिति क्या है, क्या नहीं है, कितनी फेयरनेस है, कितना फेयरनेस नहीं है, राइट। आज हमारी क्लीनलीनेस पे हमारा कल्चरली ये भी एक फैक्टर है। हम अपनी स्ट्रीट्स क्लीन नहीं रखते, अपने घर के बाहर चीज़, क्या हम क्लीनलीनेस को पे ध्यान दे के सर्विसेज में इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या हम अपनी नदियाँ, इसके बड़े बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें सेवाओं को हम बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम सेवाओं पे कंसंट्रेट करें तो इस सेवाओं में आपके मुकाबले दुनिया कहीं नहीं ठहरती, राइट। अमेरिका में भी डॉक्टर्स जो हैं वो हिंदुस्तानी ज़्यादा काम करेंगे, टेक्नोलॉजिस्ट भी, फाइनेंस वाले भी, सब जगह। तो जहाँ पे भी मौका मिलता है हमारे लोग जाके सेवा। अब क्यों अमेरिका में इतने सारे CEOs जो हैं, इतने सारे वो इंडियंस हैं? बिकॉज हमारी महारत है, हमारी एक्सपर्टीज़ है इसमें। इस चीज़ को बढ़ाइए, सबको सामने लाइए, मैन्युफैक्चरिंग करते रहिए, कि उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर हम इस पे बेस करें तो शायद हम हिंदुस्तान का भविष्य बदल सकते हैं, राइट। हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी ये है कि दैट हमारे पास सेवा करने के लिए बहुत कुछ है, एग्जैक्टली वो वाला एरिया। बट उसके लिए बहुत माइंडसेट की भी परिवर्तन की ज़रूरत है। हमारा इक्वालिटी, लोगों को बराबर ट्रीट करना, ये कास्ट, रिलीजन, ये डिफ्रेंसिएशंस को, इनको ख़त्म करना, वो बहुत ज़रूरी है। तब जाके सेवा, अगर अब हम सेवा ही नहीं लेना चाहते, ये शूद्र है या ये इस तरह से, तो फिर सेवा कैसे बढ़ेगी? पहली कंडीशन ये है सेवाओं में कि हम सब बराबर हैं, राइट। माइंडसेट की नीड चेंज की ज़रूरत है। एंड मुझे तो लगता है कि दैट किसी ऐसे पर्सन की ज़रूरत है जो इतने सर्जिकल इम्प्लीमेंट्स कर पाए इन सिस्टम। सही बात, एब्सोल्युटली। सर, टैरिफ वॉर चल रहा है अभी, हाल फिलहाल बहुत चर्चित विषय।
पीपल नो अबाउट दैट कि वो टैरिफ लगाया है, क्या चल रहा है, बट आई वांट टू नो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इंडिया पे। यूएस से जो टैरिफ लगा रहा है, क्या इम्पैक्ट कुछ पड़ेगा, कोई मेजर इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर? देखिए, ये जो अमेरिका में अभी हो रहा है ट्रम्प के माध्यम से, ये बिल्कुल अनऑर्थोडॉक्स, अनयूजुअल, एक्सेप्शनल है। राइट। ऐसे दुनिया में कभी भी ट्रेड वॉर्स नहीं हुई हैं, ना होती है, ना कोई उनका लॉजिक है। आप अगर देखो, ट्रम्प ने कई सारे देशों के साथ समझौते करके 4 चीज़ें ली हैं जो मेरे हिसाब से कभी नहीं हुई और बिल्कुल गलत है। वो ये कहता है कि भाई जो अमेरिका एक्सपोर्ट करे आपके देश को, उस पर 0 ड्यूटी लगाइए और पूरी एक्सेस दे दीजिए। लेकिन आप जो सेकंड चीज़ जो आप हमें एक्सपोर्ट करें, उस पर मैं ड्यूटी लगाऊंगा 15%, 20%, 25%। राइट। तीसरा, आप हमारी हवाई जहाज, हमारे एनर्जी, ऑयल, गैस, इनको खरीदिए। और चौथा, आप हमारे अमेरिका में इन्वेस्ट करिए। राइट, मैन्युफैक्चरिंग में, इनमें इन्वेस्टमेंट करिए। अब ये जो डिमांड ट्रम्प की केवल इस बिना पे कि भाई मैन्युफैक्चरिंग साइड में, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के साइड में या गुड्स के साइड में, मर्केंडाइज के साइड में, मैन्युफैक्चर्ड, नॉन मैन्युफैक्चर्ड, उसमें अमेरिका का डेफिसिट है। राइट। जबकि सर्विसेज में, उनके रेमिटेंसेज में, उनके इंटरेस्ट इनकम जो FDI वगैरह से इनकम आती है, उसमें अमेरिका का भारी सरप्लस है। राइट। तो इन सब के बावजूद कि ये कोई बड़ा मुद्दा होना ही नहीं चाहिए, और फाइनली अगर अमेरिका में चीज़ें आ रही हैं तो क्यों आ रही हैं? अमेरिकन उसको कंज्यूम करते हैं। बिल्कुल। अमेरिका में वो चीज़ें दुनिया के मुकाबले सस्ती मिल रही हैं। अमेरिकन को बहुत क्वालिटी की चीज़ें और सस्ती चीज़ें मिल रही हैं, कंज्यूम करने को मौका मिल रहा है। उससे आपको परेशानी है कि आप क्यों इतनी चीज़ें एक्सपोर्ट हमारे यहाँ करते हैं, आप हमारी चीज़ें क्यों नहीं लेते हैं? आप तो बनाते तो कुछ है नहीं, बहुत कुछ बनाते हैं। मतलब जो इंडस्ट्री मशीन, उनको छोड़ के बहुत सारी चीज़ें तो आप बनाते नहीं हैं। राइट। तो ऐसी अनफेयर, अनरीजनेबल कंडीशंस के बावजूद कई सारे देशों ने उनके साथ समझौते कर लिए। मेरी अपनी मान्यता ये, भारत ने नहीं किया, अच्छा किया। हालांकि जिन कारणों से नहीं किया, उन कारणों से मैं सहमत नहीं हूँ। हम एग्रीकल्चर, फार्मर्स की हितों की रक्षा करेंगे। अब फार्मर्स के कौन से हितों की रक्षा कर रहे हैं हमें अंदाज़ा ही नहीं है। थोड़ी सी डेप्थ में जाइए तो आपको पता लगेगा कि कोई फार्मर्स का मुद्दा ही नहीं है। राइट। बट उसको एक मिनट के लिए अगर छोड़ भी दीजिए तो हमने अब नहीं किया, कोई बात नहीं किया। राइट। मेरी अपनी समझ के हिसाब से 4 से 6 महीने में अमेरिका विल इम्प्लोड। अमेरिकन कंज्यूमर्स विल सफ़र सो मच, अमेरिकन सिस्टम विल सफ़र सो मच कि जो वैसे भी इलीगल है वहाँ के टैरिफ। दो कोर्ट्स में तो ट्रम्प के टैरिफ्स को इलीगल बता दिया गया है। अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट भी अगर कानून के हिसाब से, जो अमेरिका का कानून है उसके हिसाब से काम करेगा तो वो इसको इलीगल डिक्लेयर करेगा। लेकिन वहाँ पे चूँकि इनकी ट्रम्प रिपब्लिकन्स की मेजॉरिटी है, तो वो कोई इलीगल तरीके से इसको स्टे कर दे, रोक दे और ट्रम्प को काम करने दे, तो या तो कोर्ट्स में ये ख़त्म हो जाएगा, और कोर्ट्स में नहीं ख़त्म होगा तो जनता के कोर्ट में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वहाँ के लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। राइट। सो ये ज़्यादा चलने वाले नहीं हैं अमेरिकन शॉर्ट टर्म। बस एक तरीके से आपस में मैं कह सकता हूँ मतों में सहमति नहीं हो रही, तो एक दूसरे पे थोड़ा सा लगे हुए बेकार में समय ख़राब कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं। टैरिफ को ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे एक ऐसी बड़ी ज़बरदस्त स्वॉर्ड हो गई जिससे आपकी गर्दन काट देंगे, आपको ढीला कर देंगे, आप ऑयल मत खरीदिए नहीं तो आप पे लगा देंगे। ऑल काइंड ऑफ नॉनसेंस इज गोइंग ऑन। ये पीरियड आते हैं जब इंसेन एम्परर्स किस्म के लोग कुछ राज करने लगते हैं, तो ऐसे समय आते हैं। ठीक है, निकल जाएंगे। अच्छा सर, मुझे ये था कि दैट हमारे देश का जो रुपया है, मैं आई थिंक स्कूल में पढ़ाते थे कि जब हम कई 100 साल पहले की बात है कि हमारा रुपया सबसे स्ट्रांग था, हम रुपये में राज करते थे।
बट ओवर द टाइम वो समय चला गया एंड आज रुपया गिरता जा रहा है, डॉलर से काफ़ी नीचे है, यूरो से काफ़ी नीचे है, बहुत सारी करेंसी से काफ़ी नीचे है। ऐसा क्यों सर? हम थर्ड लार्जेस्ट इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, इतना बड़ा इकोनॉमी, इतना बड़ा सिस्टम, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी, बट फिर भी हमारा रुपये की जो कंडीशन है वो बहुत ख़राब है। वाई? प्रतीक, तुम्हारा योर क्वेश्चन इज बेसिकली इन कंपैरिजन टू अदर करेंसीज। इट्स नॉट डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, वो वाली बात नहीं है। हाँ, राइट। दूसरी करेंसीज के मुकाबले हमारी रुपए की स्ट्रेंथ क्यों डॉलर के मुकाबले गिरा जा रहा है? एक्चुअली इसमें एक और क्वेश्चन है, सॉरी टू इंटरप्ट। मैं कॉन्सेप्ट पढ़ रहा था कि जो डेवलप्ड नेशन है उन्होंने अपनी करेंसी को फिएट करेंसी बनाया हुआ है, मतलब दे यूज इन ट्रेड, तो उनकी करेंसीज बहुत स्ट्रांग है। बट जैसे हमारी करेंसी है वो फिएट करेंसी नहीं है, तो मैं चाहूँगा इस पे भी आप रोशनी डाल दो। इस पे जस्ट टू मेक योर अंडरस्टैंडिंग लिटिल बिट क्लियर, देखिए आज से तकरीबन 100 साल पहले तक दुनिया की ज़्यादातर करेंसीज जो थी वो या तो गोल्ड में थी या सिल्वर में थी। राइट। सो हमारे यहाँ सिल्वर में थी, यूके में गोल्ड में पाउंड था, स्टर्लिंग, अमेरिकन सब जगह। सो जब दुनिया की ज़्यादातर करेंसी है जिसमें भी ट्रेड हो रहा है, जो आपस में व्यवहार कर रहे हैं, उनमें इफ़ दे आर ऑल गोल्ड बेस्ड, सो इफेक्टिवली एक ही करेंसी। ठीक है, सबकी करेंसी एक ही करेंसी है। आप उसमें जो सिक्के में या जो कॉइन है उसमें जो वेट है उसके प्रोपोर्शन में आपकी वैल्यू तय हो जाती है। अगर आपके सिक्के में 10 ग्राम गोल्ड है और इनके सिक्के में 5 ग्राम गोल्ड है, तो उनका जो सिक्का है वो आपके मुकाबले 2 गुना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। बेसिकली क्योंकि अंडरलाइंग वैल्यू जो है वो तो गोल्ड है। फिर धीरे धीरे ये हुआ दुनिया भर में कि आप गोल्ड को तो लाना ले जाना ये सिक्के मुश्किल है। आप गोल्ड को एक जगह रख दीजिए और उसके बदले में पेपर करेंसी जारी कर दीजिए विच इज़ बैक्ड बाय गोल्ड। राइट। सो अगर ज़रूरत पड़े तो आप उसको कन्वर्ट करा लीजिए गोल्ड या सिल्वर में, आप ले लीजिए। सिल्वर और गोल्ड का रेशो भी तय कर देते थे, विच बिकेम मोर कन्वीनियंट। भाई एवरीथिंग इज बैक्ड बाय गोल्ड, सो बट अंडरलाइंग वैल्यू अभी भी गोल्ड है या सिल्वर, ठीक, उसमें भी कोई परेशानी। बट धीरे धीरे क्या होने लगा कि वो आप उसको गोल्ड को गोल्ड कम रख रहे हैं और पैसे ज़्यादा जारी कर रहे हैं। राइट। तो उसकी वैल्यू में थोड़ा डिफरेंस आने लगा। और एक समय ऐसा आया जिसमें स्पेशली ये एक एक्चुअली बड़ा मौका है। 1971 में अमेरिका जो सिस्टम चला रहा था उस समय तक कि भाई आप अमेरिकन डॉलर $35 पे आपको 1 आउंस गोल्ड की कन्वर्टिबिलिटी की कंडीशन अश्योरेंस था। अच्छा। 1945 से जो सिस्टम बना दुनिया में कि दुनिया में कोई भी डॉलर रखता है तो अगर कभी भी चाहे तो $35 में 1 आउंस गोल्ड आपको मिल जाएगा। ये सो उससे तय हो जाती थी वैल्यू दुनिया भर में कि कितना। सो अमेरिकन डॉलर $35 इज इक्वल टू 1 पाउंड ऑफ गोल्ड। आप अपना रुपया, आपकी स्टर्लिंग, युआन जो भी है उसमें कितना कन्वर्टेबल है गोल्ड में, उसके हिसाब से आप रिलेटिवली वैल्यू निकाल लो, या आप केवल डॉलर के साथ ही उसकी वैल्यू पैक कर दो, अगर फिर उस हिसाब से अंडरलाइंग आपकी तय हो जाएगी। 1971 में जब निक्सन ने ये कहा कि भाई आज से कन्वर्टिबिलिटी ख़त्म, अच्छा, हम अब कन्वर्ट नहीं करेंगे, अब डॉलर है, कोई अश्योरेंस नहीं है कि आपको हम बदले में गोल्ड देंगे। अच्छा। तो उस दिन से एक्चुअली करेंसी सारी फिएट करेंसी बनी। फिएट इज एक्चुअली कि मैं आपको कानूनी इसको अधिकार दे रहा हूँ कि ये रुपया है, बट वो एक्चुअली रुपया गोल्ड के बराबर नहीं है या कन्वर्टेबल नहीं है। सो फिएट इज एन ऑर्डर काइंड ऑफ थिंग कि आपने ऑर्डर से कुछ उसको गोल्ड बना रखा है, रुपया बना रखा है या डॉलर बना रखा है। फिएट इज नॉट वेरी रिस्पेक्टेबल वर्ड। राइट। अब मुझे आई गेट टू नो अबाउट दिस, नहीं पता था मुझे। सो 71 के बाद फिर सब करेंसी फ्लोटिंग होने लगी, और जब फ्लोटिंग करेंसी होने लगी तो फिर इस बात पे तय होने लगी कि उस देश की इकोनॉमी कंडीशन क्या है
और स्पेशली दूसरे देशों के साथ वो कितना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है, कितना कैपिटल अकाउंट में उसका आना जाना है, उससे आपकी रिलेटिव वैल्यू होने लगी तय। तो अगर इंडिया एक्सपोर्ट कम करता है, इंपोर्ट ज़्यादा करता है, उसकी इकोनॉमी की साइज़ दूसरी की साइज़ से कम है, तो यहाँ का जो रुपया है वो दूसरों के मुकाबले कमज़ोर होगा। दैट इज़ हाउ इट हैज़ हैपेंड। स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम द साइज ऑफ द इकोनॉमी, राइट। इंसिडेंटली मतलब मैं ये संयोग है, अभी 2 दिन पहले अमेरिका में गोल्ड की प्राइस पर आउंस $3500 हो गई। $3500 पर आउंस। तो 71 में $35 पर आउंस थी, आज $3500 पर आउंस हो गई। तो इवन अमेरिकन डॉलर विजेवी गोल्ड पिछले 29 प्लस 25 54 सालों में 100 गुना कमजोर हुआ, राइट। और रुपया उसके मुकाबले भी कम हुआ है, डॉलर के मुकाबले भी, राइट। सो हमारा तो गोल्ड के मुकाबले अगर हम देखें तो अमेरिकन से भी कहीं ज़्यादा डेप्रिसिएशन हुआ। आज भी अगर आप कभी भी चाहें तो अंडरलाइंग गोल्ड में कन्वर्ट करके देख लें अपना रुपए को, डॉलर को, तो आपको उसकी रिलेटिव वैल्यू पता चल जाएगी। सो ये आप फिएट से या ऑर्डर या विश करने से या कोई नया कानून बना देने से आप रुपए की वैल्यू को स्ट्रेंथन वगैरह नहीं कर सकते। इसके स्ट्रेंथन करने का, इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के 1-2 ही तरीके हैं कि आप अपनी इकोनॉमी को ग्रो करिए, आप अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाइए, आप इंपोर्ट्स को भी पे करिए, साथ में आप कैपिटल इंपोर्ट करते हैं उसको भी पे करने की स्थिति में होने चाहिए। तो अगर आपकी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ बढ़ती है, रेमिटेंसेस भी हों, किसी भी तरह से आपके पास जो डॉलर आता है या जो विदेशी करेंसी आती है और जितनी आपकी ज़रूरत है पेमेंट करने के लिए, उसके मुकाबले अगर वो ज़्यादा आती है तो आपकी रुपया स्ट्रेंथन होगा, अदरवाइज आपका रुपया कमज़ोर। ओके, दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट, दिस इज द वे इट वर्क्स। ओह, बहुत लोगों को पता चलेगा बिकॉज ये अंदर की बात है, ये नहीं पता था मेरे को। अच्छा सर, जैसे हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बात कर रहे थे, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हम है नहीं, अभी फोर्थ है, अभी फिफ्थ है। वो एक पहले कुछ दिनों पहले सरकार की तरफ से कहा गया फोर्थ हो गए हैं और थोड़े दिनों में वो अभी फोर्थ हुए नहीं है, अगले साल शायद हो जाए, लेकिन अगर रुपया गिरता रहा तो अगले साल भी नहीं होंगे, राइट। हाँ जी सर, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था दैट वाई जो हमारी पासपोर्ट इंडेक्स में जो हमारी रैंकिंग है वो इतनी पुअर क्यों है। ये मेरा अपना क्वेश्चन है, आई डोंट वांट कि किसी से इसको लेना देना है, बट व्हेन आई ट्रैवल टू कंट्रीज तो कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि दैट हमारा पासपोर्ट अभी बहुत कमज़ोर है, बट इंडियंस पूरे हर जहाँ पे है, बट वाई इट इज़ लाइक दैट। आपने कभी इस पर सोचा? सी दी पासपोर्ट की जो स्ट्रेंथ है, हाँ, वो बेसिकली इस बात को बताती है कि भाई आपके पास जो पासपोर्ट है उसको जिस कंट्री में आप जाना चाहते हैं वो उसी की स्ट्रेंथ पे आपको अलाउ करता है, आपको फैसिलिटीज़ देता है कि आप कितने दिन रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं, वगैरह वगैरह। सो अब जैसे अमेरिकन पासपोर्ट है, अमेरिकन पासपोर्ट लिटरली दुनिया में आप कहीं लेके चले जाइए बिना कोई वीज़ा की, बिना उसके ऑन क्यों करते हैं? क्योंकि अमेरिकन पासपोर्ट में लोगों को विश्वास है कि भाई ये अमेरिका ने जिसको पासपोर्ट दे दिया, वो आप ट्रस्ट कर सकते हो कि ये बंदा जो है, जो आ रहा है वो ठीक है, इस पे इसकी इकोनॉमिक कंडीशंस भी ठीक होगी, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं होगा, फलाना ढिकाना जो भी चीज़ है, उसके बाद में आपका अश्योरेंस रहता है। और आप अमेरिका के साथ संबंध भी बना के रखना चाहते हैं, आप उसके साथ बेहतर रिश्ते भी बना के रखना चाहते हैं। अगर ये जिस कंट्री, अब जैसे मान लीजिए हिंदुस्तान की बात हो या भारत की बात हो, अगर सामने वाले को लगता है कि नहीं हमारे साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट है, हम इन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, या ऐसे लोग भी आ सकते हैं, या लोग आएंगे वो रुक जाएंगे यहाँ पे, जाएंगे नहीं, उनके दूसरे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। अब आप सुनते हो बहुत सारा डंकी रूट से जा रहे हैं लोग, इससे जा रहे हैं हिंदुस्तान से, तो वो अगर उनका ट्रस्ट उस देश के लोगों में उतना नहीं है
तो फिर उस पर ज़्यादा वो स्क्रूटनी करेंगे, ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि आप यहाँ से यहाँ जा सकते हैं केवल इन्हीं सिटीज़ में, इतने दिन ही रह सकते हैं, आपको फिर वापस जाना पड़ेगा, हर बार आपको वीज़ा लेना पड़ेगा और सो ये सब फैक्टर्स इन पे डिपेंड करता है। अभी आई थिंक हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी दुनिया में ये एक्सेप्टेबिलिटी बनाने के लिए कि भाई आप एक इंडियन पासपोर्ट और उसके माध्यम से इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन पे विश्वास कर सकते हैं। मतलब ये इसका कहीं ना कहीं रिलेटिविलिटी थोड़ी ये भी है कि दैट आप बाहर जैसे कैसे बिहेव भी करते हैं, इंडियंस कैसे, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। ओके सर, हमारा एक रैपिड फायर राउंड है। मैं चाहूँगा इसमें आप बहुत शॉर्ट बट बेटर आंसर दे दें। द मोस्ट बेटर पीएम, द बेटर पीएम आपके हिसाब से कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह या नरेंद्र मोदी? अलग अलग तरीके से देखना पड़ेगा। इकोनॉमिकली स्पीकिंग मनमोहन सिंह वाज मच बेटर। ओके। पॉलिटिकली, नेशनली नरेंद्र मोदी इज मच बेटर, बट यू कांट से। बट अगर आपको एक चुनना हो तो who will you pick up? मेरे ख्याल से ये एक चुनने वाली चॉइस ही बहुत गलत है। आई नेवर मेक दिस। एक लोग एक चूज करना, और इतने बड़े देश के लिए जिसमें अलग अलग तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी डिमांड्स हैं, आई डोंट थिंक इट विल मेक ए सेंस। सो आई रिफ्यूज टू मेक वन सिलेक्शन। ओके। अगर सुभाष गर्ग पीएम होते तो वो पहला इकोनॉमिक डिसीजन क्या लेते देश की बेटरमेंट के लिए? ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन को आंसर करने की जरूरत नहीं है। बाय द वे, मुझे क्या करना, मेरी नज़र में क्या होना चाहिए, मेरी एक किताब है आप द $10 ट्रिलियन ड्रीम डेंटेड, उसमें मैंने डिस्क्राइब कर रखा है कि क्या क्या देश को ज़रूरत है। बाय द वे, एक कोई चीज़ करने से कभी भी परिवर्तन नहीं आ सकता। इस ट्रैप में हमें नहीं फंसना चाहिए कि एक चीज़ कर दें तो परिवर्तन आ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। एब्सोल्युटली। What can help Indian economy the most? What do you think? Education, more industrialization, या फिर higher export? All of them. All of them. All of them. एक ऑप्शन रह गया था। ओके। जैसे मैं एक 25 साल का इस देश में एक यंगस्टर हूँ, ये मैं हर किसी के बिहाफ पे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं कुछ सपना रखता हूँ, कुछ बनने का, कुछ बनाने का, तो क्या मैं भारत की इकोनॉमी पे ट्रस्ट कर सकता हूँ एज अ सिटीजन? सबसे पहले तो आप अपने ऊपर ट्रस्ट करना सीखिए। क्या आप अपने आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं? इफ़ यू थिंक यू कैन ट्रस्ट योरसेल्फ, हिंदुस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं। आप यहाँ पे हज़ारों स्टोरीज देखेंगे, चाय वाले से प्राइम मिनिस्टर, पेट्रोल पंप से अंबानी, साइंटिस्ट, किसी भी तरह की ले लीजिए, हज़ारों स्टोरीज आपको मिलेंगी जिसमें आदमी ज़ीरो स्टेज से लेके चयनित तक पहुंचा है। सो ट्रस्ट योरसेल्फ एंड प्रिपेयर योरसेल्फ। द स्काई इज लिमिट। स्काई इज द लिमिट। ग्रेट। लास्ट क्वेश्चन सर, आप देखते होगे हमारे शहरों में एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है, एंड when I was studying for this podcast, मुझे एक चीज़ पता चली, इससे भी हमारी जीडीपी को काफ़ी नुकसान होता है। एंड फ्रॉम अ रिपोर्ट ऑफ 2019, 1.36% हमारे जीडीपी का नुकसान हुआ एयर पॉल्यूशंस की वजह से, जो हमारे शहर इतने ख़राब हैं। और अगर एक चीज़ देखी जाए तो एक मेजर हेल्थ कंसर्न भी है कि इन शहरों में रहने वाले एक युवा की, एवरेज व्यक्ति की 10 से 15 साल एज कम हो रही है। तो क्या लगता है आपको इससे इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है? देखिए, इकोनॉमी तो दूर की बात है। सबसे पहले अगर आप अपने आप के ऊपर देखें कि आपकी हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो आपको इकोनॉमी वाइड, क्योंकि इकोनॉमी क्या है, कुल मिला के हम सब का जो कलेक्टिव है वो इकोनॉमी है। अगर आप बीमार रहते हैं, आपको ब्रोंकाइटिस हो जाती है, आपको कई सारी तरह की अदर प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं इस पोल्यूशन के कारण से, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, आपका वर्किंग डेज कम हो जाती हैं, आपकी हेल्थ ख़राब होने से आपकी उम्र कम हो जाती है, तो आप एग्रीगेट कर लीजिए, सबका मिला के वो देश का नुकसान होगा। पोल्यूशन is a big problem, big issue for us, but unfortunately हमारी कॉन्शियसनेस इसके बारे में ज़ीरो है। हम
पोल्यूशन को समस्या नहीं समझते, नहीं मानते ही नहीं है। और इनफैक्ट कई बार तो काउंटर आर्गुमेंट शुरू करते हैं कि पटाखे चलाना हमारा अधिकार है, पटाखे से पोल्यूशन हो जाता है तो उसकी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। हमारी प्रैक्टिसेस इस तरह की हैं। अब आप हमारी नदियों में देखिए कितना गंदा बहता है, कितना क्या बहता है। गली के बाहर हमें, घर के बाहर कोई भी चीज़ डाल देने में हमें जरा सा भी संकोच नहीं होता। गाड़ी हम चलाते हैं, क्यों हम इतनी हॉन्किंग करते हैं, क्यों हम लेफ़्ट राइट से निकल के किसी के आगे, हर तरह का पोल्यूशन भी उससे होता है। नॉइज़, ये भी सब चीज़ें पोल्यूशन है। तो हमारा एटीट्यूड, हमारी समझ, हमारी कॉन्शियसनेस पोल्यूशन के खिलाफ पहले हो, तब हम जाके वो जो एड्रेस आप कह रहे हो, डीडी पे नुकसान हो रहा है, हेल्थ स्टैंडर्ड्स पे नुकसान हो रहा है, तब जाके कहीं इसको एड्रेस करते हैं। आई थिंक फर्स्ट थिंग इज, बट आई थिंक अगर सरकार इस पे कुछ इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि सरकार कुछ मेजर स्टेप्स इस पे ले सकती है। देखिए, सरकार दो तरह की होती है। एक तो प्रोएक्टिव सरकार होती है जो ये देखती है कि सिटीजन्स किसी चीज़ पे चिंतित नहीं है और उनको चिंतित होना चाहिए, तो सरकार काम करना शुरू करती है। दूसरी सरकारें वो होती हैं जो ये देखती हैं अगर सिटीजन को किसी चीज़ से परेशानी नहीं है तो मुझे अपना समय ख़राब करने की ज़रूरत नहीं। हमारी सरकारें पिछले कुछ समय से दूसरी तरह की सरकारें हैं जो ये देखती हैं अगर सिटीजन्स को इससे प्रॉब्लम नहीं है तो हम क्यों करें। अब आप बताइए मुझे, अगर पटाखे चलते हैं और पुलिस को ये कहा जाता है कि भाई आप इस पर कुछ काम करेंगे नहीं, तो सरकार क्या करेगी? सरकार को लग रहा है कि भाई लोगों को इसमें मज़ा आ रहा है तो करने दीजिए ना। सो सरकार बहुत कम ऐसे कदम उठाती है जिसमें सिटीजन को पेन हो शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में उनका फ़ायदा हो। ज़्यादातर वो ये करने की कोशिश करते हैं शॉर्ट टर्म में, जो शॉर्ट टर्म में उनको आनंद आ रहा है उसी चीज़ को करने दीजिए, चाहे वो लॉन्ग टर्म उसका नुकसान होता है। एब्सोल्युटली। थैंक्स, आपको बहुत बहुत थैंक्स है। मुझे आपके साथ बात करके बहुत मज़ा आया क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है आज के पॉडकास्ट से। एंड आई थिंक जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको बहुत एजुकेशन मिलेगी इस पॉडकास्ट से। थैंक्स टू यू। एक लास्ट एडवाइस। देखिए, आई हैव जस्ट स्टेटेड फ्रैंकली, राइट, मैं कोई एजुकेटर नहीं हूँ, मेरा एजुकेशन करने का प्रोफेशन नहीं है। आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे, गहराई वाले सवाल पूछे, उनमें जो मुझे लगा लॉजिकली, रेशनली कि क्या सही है, क्या देश के हित में, वो मैंने कहा। तो अगर उससे आपके ऑडियंस को फ़ायदा मिलेगा तो मुझे खुशी होगी। बिल्कुल सर। कोई लास्ट एडवाइस हमारी ऑडियंस के लिए, आपके लाइफ के एक्सपीरियंस से कोई ऐसी एडवाइस जो उनके लिए काम करे? मैं ये मान सकता हूँ आपको किसी ने कोई बेटर एडवाइस दी हो, आप देना चाहो किसी को? आई फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट, क्या एडवाइस दूँ। तो मैंने जो किताबें लिखी हैं उसमें मैंने लिख दी हैं चीज़ें, लेकिन एडवाइस नहीं है वहाँ कहीं पे भी। मेरा अपना मान्यता ये है कि आदमी को स्वयं ढूंढना चाहिए, चाहे किसी, अब इस पॉडकास्ट में बात हो रही है, अब इस पॉडकास्ट से किसी को कोई ऐसी चीज़ मिली, कोई चीज़ उनको जो उनको लगता है कि बेहतर है, उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाने में मदद कर सकती है, तो उनको ढूंढने दीजिए। मेरा ये मान्यता है कि अगर किसी को भाषण दिया जाए या सलाह दी जाए, उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, बजाय वो खुद सुन के समझ के तय करे कि हाँ ये तो मेरे फ़ायदे की चीज़। ओह सर, ये भी एडवाइस ही है। आपने ये भी एडवाइस ही दी है। थैंक्स टू यू सर, थैंक्स टू यू। बहुत मज़ा आया मुझे एंड आई होप सो हम कभी किसी और टॉपिक पे बहुत डिटेल बातचीत करेंगे जब भी आपका मन करे, बिकॉज मेरे पास वक्त भी है और मुझे ये इस तरह से इंटरेक्शन करना अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि इस तरह से मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता हूँ और शायद कुछ सेंसिबल बात कह पाता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक्स टू यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। सो हाँ जी दोस्तों, आई होप आपने टिल एंड तक पूरा एपिसोड देखा है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा और अगली किस पर्सनालिटी को आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं और कैसे एपिसोड्स आप देखना चाहते हैं। अगर ये आपको एपिसोड पसंद आया है तो उसको शेयर करिएगा अपने क्लोज वन के साथ, ताकि उसको भी नॉलेज मिले एंड उनको भी लेवल अप हो अपनी लाइफ में। तब तक
इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड मैं मिलता हूं किसी अगले धमाकेदार पॉडकास्ट में किसी अलग गेस्ट के साथ. सो यू आर वॉचिंग द प्रतीक शो. जय हिंद, वंदे मातरम.